Principal sir and our guests to please inaugurate the program with the lighting of lamps. गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। आप सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम। Now list of life stage of planning. Now life stage of planning हम लोगों की सभी की मिनिमम एज 25 प्लस होती है और हमारे जो खर्चे स्टार्ट होते हैं वो 25 से ऊपर पे ही खर्चे स्टार्ट होते हैं। उससे पहले तो अपने फाइनेंशियल हमारे सभी बेस होते हैं हमारे फादर या हमारे घर में जो भी इनकम रिसोर्सेज पर्सन है। यदि हम बात करें 25 से यदि हमारे पास खर्चे जो स्टार्ट होते हैं हमारे स्टार्ट होते हैं अर्निंग लाइफ जो होती है हमारी शादी होनी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, उसके बाद हमारे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, उसके बाद हमारे रिटायरमेंट एंड के साथ हमारे काफी सारे मिसलेनियस खर्चे भी उसमें जुड़े होते हैं, दैट इज मेडिकल इश्यूज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट हमारे इसमें अपने खर्चे जुड़े हुए हैं। यदि हम बात करें कि हमारे को 23 से लेकर 35 साल के बीच में हमारी एज के बीच में हमारे पास क्या क्या खर्चे मेजर जो आते हैं, सबसे पहले हमें एक व्हीकल लेना होता है। सबसे पहला खर्चा जो होता है आज की जनरेशन के बीच में, हम सभी जनरेशन के बीच में हम लोग को सबसे पहला खर्चा होता है हमारे पास कुछ हो ना हो अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो। एंड कंटिजेंसी फंड तो हमारी कभी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो डिफरेंट मेडिकल इश्यूज में भी हमारे काम आती है। साथ में हमारे पास सडनली कभी कुछ एज ग्रुप के इसके बीच में हमारे चिल्ड्रंस एजुकेशन, जब तक हमारे बच्चे हो चुके होते हैं उसके बीच में हमें अपने बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई के लिए हमें चाहिए होता है फंड। उसके बाद हमें अपना आते उस समय तक हम अपना घर बनाने की सोच चुके होते हैं, तो हमें अपने घर बनाने के लिए भी एक फंड चाहिए होता है। और कंटिजेंसी फंड एज यूजुअल हमेशा साथ चलता है, हमारे ये खर्चा हमेशा हमारे साथ लगा रहता है। बात करें फिर हम 51 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में बात करते हैं हमारी चिल्ड्रंस की शादी, बच्चों की शादी हमारी, साथ में उनकी पढ़ाई भी हो सकती है, उनकी पढ़ाई साथ में कंटिजेंसी फंड एज यूजुअल मेडिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में एज के बाद 51 से लेकर 60। आज का जो जनरेशन है उसमें 51 साल के बीच में ज्यादातर मेडिकल इश्यूज हमारे को फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों है? बेसिकली सबसे पहले हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत इसलिए होती है कि हमारा फ्यूचर का गोल क्या है उसे हम सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारी प्लानिंग पे बेस्ड है। यदि हमारा फ्यूचर का गोल सेट नहीं है तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हम सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग तभी हो सकती है जब हमारा 60 एज क्रॉस हो जाती है, उसके बाद हम टीचिंग लाइन में भी ना के बराबर रह पाते हैं। साथ में हमारे पास और कोई स्कोप ऐसा नहीं होता है एक्सेप्ट ट्यूशंस कि हम अपना कोई भी फाइनेंशियल अर्निंग जोड़ सके किसी भी तरीके से। तो हमें अपना सबसे पहले अभी इसी एज ग्रुप के अंदर जिस समय हम वर्किंग में हैं उसी एज ग्रुप में हमें अपना रिटायरमेंट प्लान कर लेना चाहिए आने वाले गोल्स को लेकर कि हमारे क्या गोल्स हैं। हम अपने गोल्स को बेसिकली सोच के समझ के प्लान करके उसके लिए हमें कितने फाइनेंस, कितना पैसे, कितना प्लानिंग की क्या जरूरत पड़ेगी उसे पहले से ही हम अपना प्लान कर रहे हैं। मैंने जो टैक्सेस सभी को इनकम टैक्सेस की स्लैब सबकी एक अपने अर्निंग के हिसाब से डिफरेंट होंगी, तो हमें अपने टैक्स को भी सेव करना है। टैक्स सेव करने के लिए हमें काफी सारी मार्केट में स्कीम्स होती हैं, काफी सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, साथ में टैक्स सेविंग एफडीज और डिफरेंट बोर्ड्स हैं जिससे आप अपने टैक्स सेव कर सकते हैं, जिसमें रिबेट होता है 1.5 लाख के अराउंड। तो हम अपने 1.5 लाख के अराउंड में हम अपनी टैक्स सेविंग्स को जा सकते हैं। परचेज है, नॉलेज में है सभी के। बैंकिंग में सेविंग अकाउंट बोलते हैं, अपने सेविंग अकाउंट्स में हमारा जो आज के टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बता सकते हैं कितना है? 2.8
5 लाख तक का और 5 लाख को आपके ऊपर। आप जब भी बीमार पड़ रहे हैं आपके बहुत छोटे से खर्चे में तो वो 5 लाख तक का कंपनी बेयर करेगी आपका, तो वो 5 लाख को आप बचा सकते हैं ना। तो लाइफ इंश्योरेंस में जरूर चाहिए साथ में, बट ऐसा नहीं लाइफ इंश्योरेंस में भी डिफरेंट रूल्स पे कंपनी पेमेंट्स नहीं करती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, इलनेस ऐसी हैं जिसमें आपको पेमेंट्स नहीं मिलेगा, बट कुछ तो ऐसा है ना कि हम उस समय तो अपने को सिक्योर फील करेंगे। आज की डेट में हमारे पास इतना सारा पैसा एक साथ हमें जोड़ना नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्लीज आप सभी लोग ने लाइफ इंश्योरेंस की बात की, लाइफ इंश्योरेंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को लेने देना है। हेल्थ के लिए तो अभी बताया था, मेडिकल के लिए सबसे बात कर रहे थे कि मेडिकल में जो सबसे ज्यादा खर्चा है हम लोगों का, हम अपने एक्सपेंडिचर सब तरीके से उठा सकते हैं, घर भी खरीद सकते हैं इजीली, बट वो घर भी बिक जाता है तो हमारे पास मेडिकल में तो प्रॉब्लम आती है, हमारी गाड़ी भी बिक जाती है, हमारे सब कुछ बिक जाता है, लेकिन मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपने आप को खोने से या अपने किसी को सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं उसे खोने से, उसको पता है कितना भी खर्च होता है फिर हम उसे खर्च करते हैं, तो हम उसे किसी भी तरीके से खर्च करके हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम के लिए हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट चैलेंजेस, अब हमारे पास चैलेंजेस होंगे यदि हमें अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना है, तो चैलेंजेस भी ऐसा तो यदि बातों से इतना इजी होता तो आज सबका रिटायरमेंट सिक्योर हो चुका होता अब तक, हमें और आपको यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चैलेंजेस भी हैं, वी आर लिविंग लॉन्गर। सबसे पहले तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई हम जो जिएंगे 100 साल से कम नहीं जिएंगे, हमें जो भी प्लानिंग करनी है 100 साल तक की तो करनी है, जिए कितना भी 100 साल की प्लानिंग हमें लेके चलनी है अपनी। 100 साल की प्लानिंग में से फायदे भी कई सारे हैं कि जो हमारा अमाउंट मान लीजिए 80 भी जिए 70 भी जिए, तो जो 20-25 साल का जो अमाउंट बचा तो वो हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन या किसी को लेके जाएंगे, वो तो याद करेंगे कि हमारे पापा हमारे दादा कुछ तो लेके गए। ठीक है, हेल्थ केयर कॉस्ट में रिटायरमेंट के टाइम हम कभी कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप पे डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में 60 क्रॉस कर जाते हैं, एक टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बीमारियों का एक अलग का चार्ट होता है, अलग चार्ट होता है, 30 से लेकर 60 के बीच की बीमारियां अलग होती हैं, तो हमें उसकी कॉस्ट को भी ऑलवेज अपने साथ दिमाग में रखना चाहिए। इन्फ्लेशन ऑफ ईटिंग अभी सेविंग, इन्फ्लेशन का जब से हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का हमें ध्यान रखें, तो इन्फ्लेशन ही आपकी सेविंग्स को खा रहा है धीरे धीरे। साथ में ब्रेक डाउन ऑफ सोशल सिस्टम, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ब्रेक डाउन ऑफ सोशल सिस्टम हम अपने परिवार सबसे ज्यादा कनेक्ट हम किससे, अपने परिवार से। ब्रेक डाउन कभी कभी जब परिवार में ब्रेक डाउन जैसी स्थिति आ जाती है, भाई भाई अलग होता है, डिफरेंट मूड्स पे डिफरेंट स्टेजेस में हम बढ़ते चले जाते हैं। आज हम हो सकता है जॉइंट फैमिली में अपने साथ रह रहे हैं, कल हम अपने भाई से भी अलग हो जाएं, हो सकता है कि हमारे बच्चे भी हमें अपने से अलग कर दें। उस टाइम की एज के लिए भी हमारे पास ब्रेक डाउन के तौर पर कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब बंटवारे घर में होते हैं किसी को नहीं मालूम कि उस समय उसके पास क्या आएगा। हो सकता है उसके पास सब कुछ आ जाए, हो सकता है उसके पास कुछ ना रहे। तो वो ब्रेक डाउन जो सोशल सिस्टम में जो ब्रेक डाउन आता है हमारी लाइफ में, वो एक बहुत बड़ा झटका होता है। उसकी भी तैयारी हमारे पास शुरुआत से होती है कि हमारे पास अपनी सेविंग्स हैं एटलीस्ट। उस समय यदि हमारा छोटा भाई बड़ा भाई यदि हमसे कमजोर है तो हम दिल खोल के उससे कह तो सकते हैं ठीक है भाई तू कमजोर है, तू रख ले, मेरे पास आज है, मैंने अपना रिटायरमेंट सिक्योर कर रखा है, मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर रखा है, तो मेरे पास एटलीस्ट इतना है कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। यदि हम एक ग्राफ के जरिए बात करें तो अपना एवरेज लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी कि आज के टाइम में जो ग्राफ विजिबल है मिलेगा हमें वो हमारा 12% मिलेगा मिनिमम है। आज की डेट में 12% मिनिमम सबको रिटर्न मिलता है। आपको कहीं की एसआईपी होगी, हो सकता है
हाउ टू इंक्रीज योर सेविंग्स को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? मैनेज एक्सपेंसेस, मैंने इस पर डिस्कशन किया। नो व्हाट योर एक्सपेंसेस आर, तो पता होना चाहिए हमारे खर्चे कहाँ हैं और कैसे कैसे हैं। कीप रिसीप्ट, सभी चीजों का खर्चों की रिसीप्ट हमें लेनी चाहिए, उसको सेव करके भी रखनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड एवरी एक्सपेंसेस डेली, हमें इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए वीकली चाहे डेली बेसिस पे। आज के हमारे जो खर्चे थे कल से हमारे खर्चे कम होंगे या ज्यादा होंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मैनेज किए हैं अपने खर्चे। तो हमें हमेशा हर चीज की रिसीप्ट लेनी चाहिए और अपने उसको चार्ट मंथली बेसिस पे करें, चाहे आप वीकली बेसिस पे करें या डेली बेसिस पे करें, आप उसको मेंटेन जरूर करें, जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि आप हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। सुपर सी बात से सागर बनता है, बनता है। इसी बात को मैं ध्यान रखना, चाहे हमारे पास सेविंग्स के फॉर्म में 1 रुपया आए, चाहे 1000 रुपया आए, चाहे कितना भी पैसा है, तो हमें सेविंग वो 1 रुपये से भी होती है और 1000 से भी होती है, हमें उसे करना है। स्टार्ट अर्ली, यहाँ पे कोई कहते हैं पिया है पिया, मैं एसआईपी के तौर पर बात करता हूँ, मंथली इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जो है, मंथली इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए का करती है। साथ में एक्सपेक्टेड रिटर्न जो लेते हैं उसका 12% कैलकुलेट करते हैं, तो ये मिनिमम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसआईपी में जो अचीव हो जाता है किसी भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे बात करें तो 12% यदि हम उसे अचीव लेके चलते हैं और टाइम पीरियड 20 ईयर्स, यदि हम 20 ईयर्स के लिए अपना 20 साल तक हम अपने पैसे को 5-5 हजार रुपये मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं एसआईपी में, तो हमारा अमाउंट जो इन्वेस्ट होगा वो होगा सिर्फ 12 लाख। हम सिर्फ 10 लाख रुपये डिपॉजिट करेंगे, बट जो हमारा रिटर्न होगा, जो इंटरेस्ट और रिटर्न कैपिटल हमारी मिला के होगा 49 लाख, अराउंड 50 लाख, 49 लाख 95,740। तो आप यदि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब हमने अपनी सेविंग्स को किस अकॉर्डिंग बढ़ा लिया 12% की रेट ऑफ रिटर्न, और यही यदि हम एक और एक्शन इसने लिया तो ये तो इसका यदि हम देखते हैं, यही इसने 10,000 किए मंथली जमा, उसने 5,000 रुपये मंथली किए थे, इसने 12% रेट ऑफ रिटर्न सेम है दोनों का, पर इसने जो 20 साल के लिए जमा किया पैसा वो उसने 10 साल के लिए किया। आप डिफरेंस देखेंगे, यदि आप डिफरेंस देखते हैं तो इसने जो इन्वेस्ट किया वो भी 12 लाख रुपया था, उसने जो इन्वेस्ट किया वो भी 12 लाख रुपया था, तो इसका रिटर्न कितना लगेगा? ओनली 23 लाख। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कब बढ़ती है, कब आपके रेट कब बढ़ता है, जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं। आप शॉर्ट टर्म के लिए अपनी प्लानिंग कभी भी करेंगे तो आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। 12 लाख देने के बाद 23 लाख मिले, एक आपको एक अच्छी फिगर सुनने में भी लगी, यहाँ पे आपको 12 लाख देकर 50 लाख मिले, खर्चों को मीट आउट करने के लिए आपका एक सेंसिबल इनकम है। अभी सारे ऑप्शन पर बात करते हैं कि हमें कहाँ अपने पैसे को सेव करना चाहिए। मैंने बताया कि मल्टीपल्स में अंडरटेकिंग हमारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है, साथ में सीबीएसई बोर्ड के जितने टीचर्स, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जितने टीचर्स हैं उनके लिए स्पेशली कनेक्ट किया जा रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं सबको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाना सीबीएसई और हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए इस प्रोग्राम को आज किया जा रहा है। और साथ में ये प्रोग्राम जो स्पॉन्सर किया है वो एल&टी म्यूचुअल फंड ने किया है। Thank you so much for everyone. आप सभी को एक लिंक शेयर हुआ होगा, फीडबैक लिंक,